सो ब्रेक के पहले हमने डिस्कस किया था नॉन अलजेब्राइक फंक्शंस के लिए नेचर ऑफ सिंगुलरिटी कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं। हमने दो केसेस डिस्कस किए थे। एक केस में न्यूमरेटर जीरो होगा तो क्या करेंगे, दूसरे केस में न्यूमरेटर नॉन जीरो होगा तो क्या करेंगे। तो लास्ट क्लास में और आज के पहले क्लास में जो हमने डिस्कस किया है डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगुलरिटी और सिंगुलरिटी का नेचर कैसे डिसाइड करते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक। पहले हमने स्टैंडर्ड टेक्निक डिस्कस किए थे, उसके बाद जो कैन से शॉर्टकट टेक्निक है जिससे आप जल्दी से पता लगा सकते हैं। बिकॉज जो स्टैंडर्ड टेक्निक होता है वो है लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन, बट लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करना काफी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। इसलिए हमने एक शॉर्ट मेथड की बात की थी, शॉर्टकट मेथड की बात की थी, जिससे आप काफी आसानी से सिंगुलरिटी का नेचर बता सकते हैं। ठीक है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, रिमूवेबल तीनों के लिए हमने डिस्कस किया है। पर ध्यान रखिएगा, अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है ना, उसमें जो सिंगुलर पॉइंट है वो फाइनाइट रीजन में होना चाहिए। मतलब अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसमें सिंगुलरिटी जो है वो z इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू पे होना चाहिए। लेकिन z इक्वल टू इन्फिनिटी पे तो सिंगुलरिटी हो सकता है ना। अभी तक हमने जो भी सिंगुलर पॉइंट डिस्कस किया है उसमें z का वैल्यू फाइनाइट था। ठीक है, z का वैल्यू फाइनाइट था, बट ऐसा भी तो हो सकता है z इक्वल टू इन्फिनिटी पे सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करे, ऐसे भी हो सकते हैं। तो अगर z इक्वल टू इन्फिनिटी पे सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करता है तब हम नेचर ऑफ सिंगुलरिटी कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू इन्फिनिटी। अब देखिए, अभी तक हमने जो भी एग्जैक्ट मेथड यूज किया है या शॉर्टकट मेथड यूज किया, एग्जैक्ट मेथड मतलब लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन, शॉर्टकट मेथड जो हमने कुछ मेथड डिस्कस किए हैं, ठीक है, उन सब में z का वैल्यू फाइनाइट लिया गया था। z का वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो वो सेम मेथड ट्रू नहीं होगा, बिकॉज z इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए कोई भी मैथमेटिक्स करना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इसमें एक एग्जांपल बताता हूं। लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन में अगर आपने z नॉट के अबाउट एक्सपेंशन किया तो किसके पावर्स आते थे? z माइनस z नॉट। तो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन अगर z नॉट के अबाउट है तो z माइनस z नॉट के पावर्स आते थे। अगर आप बताइए, अगर आप z इक्वल टू इन्फिनिटी के अबाउट लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन करो तो किसके पावर्स आएंगे? z माइनस इनफाइनाइट। अब बताइए z माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू अब क्या है, लिख पाएंगे कुछ? नो सर। दिक्कत ये है, अभी तक हम जो पॉइंट कंसीडर कर रहे थे वो फाइनाइट पॉइंट था z नॉट। तो z नॉट के अबाउट एक्सपेंशन है तो z माइनस z नॉट के पावर्स है। बट अगर आप इन्फिनिटी के अबाउट एक्सपेंशन करते हैं तो z माइनस इन्फिनिटी के पावर्स आएंगे। तो z माइनस इन्फिनिटी का अगर पावर आ गया उसका मैथमेटिक्स क्या होगा वो हमें पता नहीं है। तो इन्फिनिटी के साथ ये दिक्कत है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया गया, देखिए स्टेप 1 क्या किया गया, रिप्लेस z बाई 1/t। z को 1/t से रिप्लेस किया गया इन द गिवन फंक्शन एंड ऑब्टेन f ऑफ 1/t। जो भी फंक्शन गिवन है उसमें z के बदले 1/t रिप्लेस करना है। इसे देखिए फायदा क्या होगा, एज z टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर हम z इन्फिनिटी की बात करते हैं तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। z के बदले अगर आप 1/t रिप्लेस करते हैं, z जब इन्फिनिटी है t तब जीरो हो जाएगा। अब बताइए t इक्वल टू जीरो, ये तो फाइनाइट वैल्यू है ना, इसके अबाउट कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। हम लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन भी कर सकते हैं या जो शॉर्टकट टेक्निक्स बताया गया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो z इक्वल टू 1/t रिप्लेस करने का एम सिर्फ ये है, जो ये इनफाइनाइट वैल्यू था उसको फाइनाइट वैल्यू में चेंज कर लेना। बिकॉज z इक्वल टू इन्फिनिटी के कॉरिस्पॉन्डिंग लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन करना भी मुश्किल है एंड शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना भी मुश्किल होता है। तो अगर हम z इक्वल टू इन्फिनिटी को t इक्वल टू जीरो एक फाइनाइट वैल्यू पर रिप्लेस कर लेते हैं, इसमें हम लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन भी यूज कर पाएंगे, इसके लिए शॉर्टकट मेथड जो हमने डिस्कस किया वो भी अप्लाई कर पाएंगे, दोनों एप्लीकेबल है। इसलिए हमने z के बदले 1/t रिप्लेस कर लिया। तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ 1/t। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या करना है, देखिए फाइंड द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी। नेचर ऑफ सिंगुलरिटी पता करना है ऑफ दिस फंक्शन एट t इक्वल टू जीरो। जो f ऑफ 1/t है इसका नेचर ऑफ मतलब इस फंक्शन के लिए
t इक्वल टू 0 का नेचर ऑफ सिंगुलरिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, t इक्वल टू 0 और z इक्वल टू इन्फिनिटी सेम पॉइंट ही है, तो t इक्वल टू 0 और z इक्वल टू इन्फिनिटी है, सेम पॉइंट ही है, तो t इक्वल टू 0 पे जो नेचर ऑफ सिंगुलरिटी होगा वही z इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी नेचर ऑफ सिंगुलरिटी होगा। जस्ट हमने रिप्लेसमेंट किया है ना, पॉइंट थोड़ी ना चेंज हुआ है, पॉइंट तो सेम ही है, t इक्वल टू 0 और z इक्वल टू इन्फिनिटी सेम पॉइंट है, तो t इक्वल टू 0 पे जो नेचर ऑफ सिंगुलरिटी होगा z इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी सेम नेचर ऑफ सिंगुलरिटी होगा। जैसे देखिए, नेचर ऑफ सिंगुलरिटी of the function z equal to infinity will be same as the nature of singularity at t equal to 0. फंक्शन का z equal to infinity पे जो नेचर ऑफ सिंगुलरिटी है will be same as the nature of singularity of the function at t equal to 0. सेम नेचर ऑफ सिंगुलरिटी है, जस्ट हमने इस पॉइंट को फाइनाइट बनाने के लिए z के बदले 1/t रिप्लेस कर दिया। उसके बाद ये जो सेकंड स्टेप है नेचर ऑफ सिंगुलरिटी पता करना, या आप लॉरेंस सीरीज वाले मेथड से करो, मतलब जो एग्जैक्ट टेक्निक है उससे करो, या जो शॉर्टकट मेथड बताया गया उससे करो, आपकी मर्जी। जो सेकंड स्टेप है इसमें आप एग्जैक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगे। तो क्लियर है पॉइंट एवरीवन? ठीक है, तो नेक्स्ट हम एक दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। जो कोई फंक्शन है उसका इन्फिनिटी पे नेचर ऑफ सिंगुलरिटी पता करना है, इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। फंक्शन है साइन जेड। अब मुझे बताइए साइन जेड जो है ये एनालिटिक होता है या नहीं होता? साइन जेड एनालिटिक होता है सर। साइन जेड, कॉस जेड, एक्सपोनेंशियल जेड, ये सारे एनालिटिक होते हैं। क्यों एनालिटिक होता है? पॉजिटिव पावर ऑफ जेड। बिल्कुल, इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ऑफ जेड है। लेकिन ये जो एनालिटिक है इसमें ये बोलते थे ना, इट इज एनालिटिक इन द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन। दिस इज एनालिटिक एवरीवेयर इन द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन। हम इन्फिनिटी की बात नहीं करते थे, इन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन, मतलब जेड का वैल्यू अगर फाइनाइट है तो साइन जेड जो है वो एनालिटिक होगा इन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, हमें चेक करना है इन्फिनिटी पे क्या है, इन्फिनिटी पे किस स्टेप का सिंगुलरिटी है। तो जैसे बताया गया z के बदले 1/t रिप्लेस करते हैं, तो f ऑफ 1/t आएगा साइन ऑफ 1/t। फाइनाइट पॉइंट्स पे तो ये एनालिटिक है, हम इन्फिनिटी पे चेक कर रहे हैं, तो z के बदले 1/t। अब कोई बता सकता है स्टेप 2 इस फंक्शन के लिए t इक्वल टू 0 किस टाइप का सिंगुलरिटी होगा? ये फॉर्मेट याद है? ये फॉर्मेट कब आता है? ये जब आता है तो किस टाइप का सिंगुलरिटी होता है? एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। लास्ट क्लास में बताया गया था, इस टाइप का टर्म अगर आता है तो एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। और कौन सा एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट होगा? t इक्वल टू 0। जो फॉर्मेट लास्ट क्लास में चेक कीजिएगा, लास्ट क्लास के नोट्स में, उसमें जेड के फॉर्म में बताया गया था, यहाँ पे टी के फॉर्म में है, साइन प्लस माइनस a अपॉन t माइनस टी नॉट। इस टाइप के टर्म्स अगर फंक्शन के न्यूमरेटर में रहते हैं तो t इक्वल टू टी नॉट को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। ऐसा टर्म अगर न्यूमरेटर में रहता है तो t इक्वल टू टी नॉट को आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। इसमें टी नॉट का वैल्यू कितना है? 0। तो t इक्वल टू 0 is an isolated essential singular point. Isolated essential singular point. Okay, तो t इक्वल टू 0 अगर आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है तो t इक्वल टू 0 और z इक्वल टू इन्फिनिटी सेम पॉइंट ही है, तो हम बोल सकते हैं z इक्वल टू इन्फिनिटी
is an isolated essential singular point of the given function. तो जो sin z है इसके लिए सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, z इक्वल टू इंफिनिटी, एंड द सेम इज ट्रू फॉर cos z, एक्सपोनेंशियल z, इनके लिए भी ट्रू है. जैसे हमने sin z के लिए कैलकुलेशन किया, ऐसे आप cos z, एक्सपोनेंशियल z के लिए भी चेक कर सकते हैं. cos z, एक्सपोनेंशियल z के लिए भी t इक्वल टू 0 आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट आएगा, तो z इक्वल टू इंफिनिटी भी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट होगा. चेक करने का तरीका ये है. z के बदले 1/t रिप्लेस कर दीजिए. क्लियर एग्जांपल एवरीवन? यस सर. तो ये तो सिंपल एग्जांपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल में जाते हैं. मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. प्लीज ट्राई दिस. z इक्वल टू इंफिनिटी किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट है ये आपको चेक करना है. देखिए बाकी सिंगुलर पॉइंट भी कुछ आ सकता है, हम यहाँ पे z इक्वल टू इंफिनिटी की बात कर रहे हैं. ये इंफिनिटी पे किस टाइप का सिंगुलरिटी होगा. इंफिनिटी के अलावा कोई दूसरा सिंगुलर पॉइंट भी हो सकता है, हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इंफिनिटी पे चेक कर रहे हैं हम सिंपल. तो z के बदले क्या रिप्लेस करेंगे, 1/t. तो यह आएगा 1/t टू द पावर 4 4/t z स्क्वायर 1/t स्क्वायर माइनस 3/t प्लस 4. तो z के बदले 1/t रिप्लेस कर दिया. अब देखिए जो न्यूमरेटर है उसमें t टू द पावर 4 जो है वो एलसीएम होगा, तो 1/t टू द पावर 4, तो 1 माइनस 3t प्लस 4t क्यूब डिवाइडेड बाई, नीचे t स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो 1/t स्क्वायर, रिमेनिंग पार्ट 1 माइनस 3t प्लस 4t स्क्वायर. तो यहाँ पे आई थिंक टी स्क्वायर 1/t स्क्वायर कैंसिल करेगा, ये फंक्शन आ जाएगा 1 माइनस 3t प्लस 4t क्यूब अपॉन t स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3t प्लस 4t स्क्वायर. तो z के बदले अगर आप 1/t रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन विल लुक लाइक दिस. फंक्शन इस तरीके का दिखेगा. अब बताइए इस फंक्शन के लिए t इक्वल टू 0 किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट है. हम t इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं ना. इस फैक्टर से t इक्वल टू 0 आएगा. Yes, non-essential. पोल ऑफ ऑर्डर 2. ये अलजेब्रिक फंक्शन ही तो है. जो t स्क्वायर है उसे t इक्वल टू 0 आएगा, और सिंस अलजेब्रिक है तो जो पावर होगा वही पोल का ऑर्डर होगा. तो t स्क्वायर से आएगा t इक्वल टू 0, और स्क्वायर है तो ये एक सेकेंड ऑर्डर पोल है. तो इसके लिए t इक्वल टू 0 एक सेकेंड ऑर्डर पोल है, और t इक्वल टू 0 और z इक्वल टू इंफिनिटी सेम पॉइंट है. तो z इक्वल टू इंफिनिटी गिवन फंक्शन के लिए क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर पोल. किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कीजिए.
तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। t इक्वल टू 0 इसका सेकेंड ऑर्डर पोल है, तो z इक्वल टू इन्फिनिटी गिवन फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर पोल होगा। देख सकते हैं किसी ने कमेंट किया है यहाँ पे हम z का हाईएस्ट पावर कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन भी लीजिए, आंसर यही आए। अब कॉमन लेने के बाद फिर z के बदले 1/t रिप्लेस कीजिए, उससे भी सेम ही आंसर आएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अब डायरेक्ट z के बदले 1/t रिप्लेस करो, या कॉमन लेने के बाद जैसे ऊपर कॉमन कर सकते हो, हाईएस्ट पावर ऊपर z टू द पावर 4 कॉमन लिया, नीचे z स्क्वायर कॉमन ले लिया, अल्टीमेटली फंक्शन यही आ जाएगा। अब कॉमन लेके z के बदले 1/t रिप्लेस करो या डायरेक्ट रिप्लेस करो, बात एक ही है, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर एवरीवन? एग्जांपल, तो इस तरीके से हम इन्फिनिटी पे नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी पता करते हैं। तो अभी तक हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी और सिंगुलैरिटी का नेचर कैसे डिसाइड करना है ये दोनों डिस्कस किए हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ये जो सिंगुलर पॉइंट्स है ना, सिंगुलर पॉइंट्स पे फंक्शन का रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से काफी कॉमन क्वेश्चन होता है, जो एक फंक्शन का लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का अगर आप लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है। किसी भी फंक्शन का जो लाइन इंटीग्रल है वो किससे कनेक्टेड है, रेसिड्यू से कनेक्टेड है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रेसिड्यू डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट कैसे करते हैं वही हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स के लिए। अलग अलग टाइप के सिंगुलर पॉइंट्स के लिए अलग अलग मेथड है। नाउ एक चीज दिमाग में आपको आ सकता है, जो ये रेसिड्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो रेसिड्यू है वो जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये रेसिड्यू का मतलब क्या है, तो रेसिड्यू का फिजिकल मीनिंग क्या है, ये में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम रेसिड्यू कैलकुलेट करने के डिफरेंट टेक्निक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग से ही हम रेसिड्यू का फिजिकल मीनिंग क्या होता है वो डिस्कस किया जाएगा। अगर हम वन लाइन में बोलना चाहे रेसिड्यू क्या है, हम देखेंगे जो रेसिड्यू कैलकुलेट करते हैं ना, इसको हम वेक्टर फ्लक्स से रिलेट कर सकते हैं। जो रेसिड्यू है उसको हम वेक्टर फ्लक्स से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के कॉरिस्पॉन्डिंग एक वेक्टर फील्ड डिफाइन किया जाता है, और उस वेक्टर फील्ड का जो फ्लक्स है वही रेसिड्यू से कनेक्टेड है। तो रेसिड्यू जो है, अगर हम फिजिकली सोचना चाहें, वो एक वेक्टर फ्लक्स से कनेक्टेड है। वेक्टर फ्लक्स से कनेक्ट कैसे कर रहे हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं कोई मैथमेटिकल मतलब रेसिड्यू के बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, मैथमेटिकल एनालिसिस है, मैं वो सब चीज में नहीं जाऊंगा। एज ए फिजिक्स स्टूडेंट जो हम समझ सकते हैं रेसिड्यू को हम उसी क्वांटिटी से कनेक्ट करेंगे। सिंस वेक्टर फ्लक्स के बारे में हमने बहुत जगह पे पढ़ा है, तो रेसिड्यू को वेक्टर फ्लक्स से कनेक्ट करने में हमें आसानी होगी। अदरवाइज रेसिड्यू को मैथमेटिकली तो अलग अलग डेफिनेशन यूज किए जाते हैं, अलग अलग उनका एनालिसिस है, बट वो प्योरली मैथमेटिकल है, उसका सच फिजिक्स में कोई यूज नहीं होता। तो फिजिक्स में जो चीज हम समझ सकते हैं रेसिड्यू के बारे में वही पढ़ेंगे हम। तो रेसिड्यू को हम वेक्टर फ्लक्स से कनेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। अभी हम रेसिड्यू कैलकुलेट करने के जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी ने पूछा है इसका यूज क्या है। जैसे मैंने बोला, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेशन होता है ना, लाइन इंटीग्रेशन में रेसिड्यू का यूज किया जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का लाइन इंटीग्रेशन जब कैलकुलेट करते हैं तो ये रेसिड्यू यूज किया जाता है। और कॉम्प्लेक्स फंक्शन का लाइन इंटीग्रेशन ये बहुत जगह पे आता है, बेसिकली कॉन्टूर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये कॉन्टूर इंटीग्रेशन भी फिजिक्स में बहुत जगह पे यूज होता है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का लाइन इंटीग्रेशन या कॉन्टूर इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए रेसिड्यू का यूज किया जाता है। ना रेसिड्यू कैलकुलेट करने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, इनमें से मेथड 1, अब कौन सा मेथड कब एप्लीकेबल है ये पता रहना जरूरी है। मेथड तो बहुत सारे हैं, मेथड 1 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मेथड 1 किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सिंगुलर पॉइंट। जो मेथड 1 है इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सिंगुलर पॉइंट। ऑल टाइप मतलब
एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, रिमूवेबल, किसी भी टाइप का सिंगुलर पॉइंट हो उसके लिए ये मेथड एप्लीकेबल है। किसी भी टाइप का हो, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, रिमूवेबल, किसी भी टाइप का हो, ये मेथड एप्लीकेबल है। इस मेथड में क्या किया जाता है? इस मेथड में बेसिकली लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन का यूज किया जाता है। तो z इक्वल टू जेड नॉट इज ए सिंगुलर पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड। तो z इक्वल टू जेड नॉट है वो एफ ऑफ जेड का सिंगुलर पॉइंट है। अब सिंगुलर पॉइंट किसी भी टाइप का हो सकता है। नाउ द लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन अबाउट z इक्वल टू जेड नॉट, z इक्वल टू जेड नॉट सिंगुलर पॉइंट है और z नॉट के अबाउट फंक्शन का लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ऐसा दिखता है। इसके बारे में तो हमने पहले भी लॉरेंस सीरीज वाले पार्ट में डिस्कस किया है। ऐसा दिखता है। इसमें से जो पॉजिटिव पावर वाला पार्ट है, पॉजिटिव पावर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? रेगुलर पार्ट, बिल्कुल सही। एंड नेगेटिव पावर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल पार्ट। एंड सिंगुलरिटी का नेचर क्या होगा, मतलब एसेंशियल सिंगुलर होगा, नॉन एसेंशियल होगा, रिमूवेबल होगा, ये कौन सा पार्ट डिसाइड करता है? रेगुलर या प्रिंसिपल पार्ट? प्रिंसिपल पार्ट प्रिंसिपल पार्ट। जो प्रिंसिपल पार्ट है वो नेचर ऑफ सिंगुलरिटी डिसाइड करता है। कोई पूछ रहा है ये क्या है, ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, बताइए? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। बिल्कुल सही। तो दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है। नाउ ये जो प्रिंसिपल पार्ट है ये डिसाइड करता है नेचर ऑफ सिंगुलरिटी क्या होगा, और इस प्रिंसिपल पार्ट से ही हम रेसिड्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, द रेसिड्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड नॉट इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ 1 by z minus z naught in the Lorentz series expansion. लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन में 1 by z minus z naught इसका जो कोएफिशिएंट है, 1 by z minus z naught इसका जो कोएफिशिएंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। तो अब यहाँ पे बताइए जो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन है उसमें 1 by z minus z naught का कोएफिशिएंट मतलब किसकी बात की जा रही है? प्रिंसिपल पार्ट। bn की B1 की बात। B1। या तो कोएफिशिएंट ऑफ 1 upon z minus z naught। इसमें आप देखिए ये जो bn है, bn किसका कोएफिशिएंट है? 1 upon z minus z naught होल टू द पावर n। यहाँ पे हमें 1 by z minus z naught कोएफिशिएंट चाहिए, तो n कितना होगा? 1। 1 तो 1 by z minus z naught का जो कोएफिशिएंट है दैट इज b1। और b1 ही क्या रिप्रेजेंट करेगा? b1 रिप्रेजेंट करेगा रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू z नॉट। दिस इज रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू z नॉट। ये किसी भी टाइप का सिंगुलर पॉइंट हो उसके लिए ट्रू है। किसी भी टाइप का सिंगुलर पॉइंट हो, किसी भी टाइप का, एसेंशियल हो, नॉन एसेंशियल हो, रिमूवेबल हो, तीनों टाइप के सिंगुलर पॉइंट्स के लिए आप लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट कर पाएंगे। और लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन में जो b1 होगा, b1 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ 1 by z minus z naught, ये क्या होगा? ये फंक्शन का रेसिड्यू होगा। ये किसी भी टाइप के सिंगुलर पॉइंट्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। बट जैसे देखा था हमने, लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करना ऑलवेज आसान तो होता नहीं है। तो जिन फंक्शंस के लिए लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करना आसान है उनके लिए आप ये टेक्निक यूज कीजिए। तो ये मेथड जो है इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सिंगुलर पॉइंट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन दिक्कत ये होता है जो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करना बहुत टाइम पे क्या होता है, काफी मुश्किल होता है, काफी मुश्किल होता है। स्पेसिफिकली अगर हम एल्जेब्राइक फंक्शन की बात करें, एल्जेब्राइक फंक्शन के लिए ना लॉरेंस सीरीज कैलकुलेट करना एक लेंथी प्रोसेस है। तो कुछ कुछ फंक्शंस के लिए लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करना काफी मुश्किल होता है, उनके लिए ये मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना एक लेंथी प्रोसेस होगा। जिन फंक्शंस के लिए लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करना आसान है उनके लिए आप ये मेथड यूज कीजिए। ऑल्दो दिस मेथड इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सिंगुलर पॉइंट, बट जिन फंक्शंस के लिए
लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करना आसान है, आप उन्हीं के लिए ये मेथड यूज कीजिए, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो एक दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा किस टाइप के फंक्शन के लिए आसान है। अब बताइए, फंक्शन के अंदर अगर साइन, कोसाइन, एक्सपोनेंशियल ऐसे प्रेजेंट है, मतलब फंक्शन के अंदर ऐसे फंक्शंस प्रेजेंट है जिनका स्टैंडर्ड एक्सपेंशन आपको पता है, फंक्शन के अंदर ऐसे टर्म्स प्रेजेंट है जिनका स्टैंडर्ड एक्सपेंशन आपको पता है, उस टाइप के फंक्शंस के लिए लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करना आसान होता है। जैसे देखिए पहला एग्जांपल, साइन हाइपरबोलिक 1/z इंटू जेड टू द पावर 4। कोई ये देख के बता सकता है इसमें सिंगुलर पॉइंट क्या होगा और किस टाइप का सिंगुलरिटी होगा? Z equal to 0. किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट? एसेंशियल। ये फॉर्मेट देके बता सकते हो ना, साइन हाइपरबोलिक 1/z। लास्ट क्लास में बताया गया था, ये फॉर्मेट होता है तो एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब जो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन है वो किसके अबाउट कैलकुलेट करेंगे? z इक्वल टू 0 के अबाउट। तो जब आप z इक्वल टू 0 के अबाउट लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करेंगे तो किसके पावर्स आएंगे? Z के पावर्स। z के। तो Z यहाँ के पे क्या हम powers। साइन हाइपरबोलिक का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं? हाँ सर। तो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन अबाउट z इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पर जो साइन हाइपरबोलिक है उसका स्टैंडर्ड एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। तो z टू दी पावर 4 साइन हाइपरबोलिक 1/z, तो साइन हाइपरबोलिक z का एक्सपेंशन x, तो 1/z प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, and so on. साइन हाइपरबोलिक z का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन यहाँ पे लिखा, तो ये आ गया। अब देखिए अगर आप प्रोडक्ट करते हैं ये आएगा z क्यूब प्लस z/3 फैक्टोरियल प्लस 1/z तो अब बताइए हमें कैलकुलेट क्या करना है? रेसिड्यू। तो रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू 0। हमने लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट किया, ये भी क्वेश्चन हो सकता है लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करो, तो z इक्वल टू 0 पे रेसिड्यू कैलकुलेट करना है। ये किसका कोएफिशिएंट होगा? 1/z 1/z का कोएफिशिएंट, बिकॉज यहाँ पे z नॉट तो 0 है, सिंगुलर पॉइंट 0 है, तो 1/z का कोएफिशिएंट 1/5 फैक्टोरियल, that is 1/120. This is the residue of the function at z equal to 0. यहाँ पे हमने मेथड 1 का यूज किया जिसमें हमने लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन का हेल्प लिया। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, और आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है, वो भी आप लॉरेंस सीरीज देख के बता सकते हैं इसके अंदर कितने नेगेटिव पावर्स आएंगे? इनफाइनाइट। इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स टर्म आएंगे, और एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर टर्म आना चाहिए। तो लॉरेंस सीरीज से नेचर ऑफ सिंगुलरिटी भी पता चलता है और रेसिड्यू भी पता चलता है। रिमूवेबल तो सर 0 हो जाएगा रेसिड्यू। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट होता है तो रेसिड्यू 0 होगा, बिकॉज रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट में कोई नेगेटिव पावर नहीं आता। जो रेसिड्यू होता है वो बेसिकली एक नेगेटिव पावर का कोएफिशिएंट है। ये जो 1/z है ये तो नेगेटिव पावर है ना,
अगर रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट होता है तो क्या ऐसा कोई टर्म आएगा? नो सर। नहीं आएगा, तो रेसिड्यू कितना होगा? 0। 0। ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते हैं अगर रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है तो रेसिड्यू 0 ही आएगा, बिकॉज रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट में कोई नेगेटिव पावर नहीं आता, तो B1 कोएफिशिएंट 0 आएगा, मतलब रेसिड्यू 0 आएगा। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। प्लीज ट्राई दिस। इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट एंड नेचर ऑफ सिंगुलरिटी। सिंगुलर पॉइंट बताना तो आसान है, नेचर ऑफ सिंगुलरिटी क्या है? क्या होगा सिंगुलर पॉइंट? -2 -2। किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट? आइसोलेटेड आइसोलेटेड। उसके बाद एसेंशियल। एसेंशियल। इट इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। ये फॉर्मेट देख के आप बता सकते हैं। तो रेसिड्यू अगर हमें लॉरेंस सीरीज वाले मेथड से कैलकुलेट करना है तो z इक्वल टू -2 के अबाउट लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप z इक्वल टू -2 के अबाउट लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करें तो किसके पावर्स आएंगे? z+2 के पास। z+2। तो इसमें क्या डायरेक्ट हम स्टैंडर्ड एक्सपेंशन लिख सकते हैं या कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे? सर यहाँ पे लिख सकते हैं z-1 तो को है। करना पड़ेगा। कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इस वाले पार्ट में लिख सकते हैं। z-1 को देखिए ये वाला जो पार्ट है इसमें डायरेक्ट एक्सपेंशन लिख सकते हैं बिकॉज आपको z+2 ही दिख रहा है, लेकिन ये जो z-1 है इसको तो चेंज करना पड़ेगा ना z+2 में। हाँ सर। यस सर। तो फंक्शन हमारे पास है z-1 होल क्यूब cos 1/z+2। तो cos वाले पार्ट को चेंज करने का जरूरत नहीं है, बट z-1 को चेंज करना है, तो ये होगा z+2 -3। नाउ आप एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं बिकॉज हमने फंक्शन को z+2 के टर्म में चेंज कर लिया है। तो अब देखिए जो पहला पार्ट है वो a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मेट का है, a माइनस बी होल क्यूब। तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज कीजिए, a³ -3a² b आ जाएगा 9z+2 होल स्क्वायर प्लस 3ab² 27z+2 माइनस b³। तो a माइनस बी होल क्यूब जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, और cos जो है इसका एक्सपेंशन ये तो पता ही है 1 - x² 2 फैक्टोरियल तो बेसिकली मैंने दोनों का एक्सपेंशन लिखा, दोनों का प्रोडक्ट करके आपको फाइनल सीरीज एक्सपेंशन मिल जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं पहला वाला जो सीरीज है उसमें 4 ही टर्म्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये एक फाइनाइट सीरीज है, 4 टर्म्स है, और ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। दोनों का प्रोडक्ट करना है और दोनों का प्रोडक्ट करके आपको रेसिड्यू कैलकुलेट करना है। रेसिड्यू मतलब किसका कोएफिशिएंट लेंगे? 1/z+2। तो बताइए 1/z+2 कितने कॉम्बिनेशन में बन सकता है जब आप प्रोडक्ट करेंगे? 1/z+2 आना चाहिए एक टर्म। देखिए इस टर्म का और इस टर्म का प्रोडक्ट करेंगे तो 1/z+2 आएगा, एंड
और एक जगह पे भी आ Yes, जाएगा। sir. दिस टर्म एंड minus दिस टर्म, 1. इसमें भी 1/z+2 आ जाएगा। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स ऐसे आएंगे जिसमें 1/z+2 आएगा। z+2 होल क्यूब इंटू 1/z+2 टू द पावर 4 आएगा 1/z+2, और यहाँ पे z+2 इंटू 1/z+2 स्क्वायर आएगा 1/z+2। तो ये दो प्रोडक्ट्स ऐसे आएंगे जिसमें 1/z+2 आएगा, और 1/z+2 का जो कोएफिशिएंट है वही रेसिड्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए, दिस टर्म एंड दिस टर्म, इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा? 1/4 फैक्टोरियल। दिस टर्म एंड दिस टर्म, इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा? 27 इंटू 1/2 फैक्टोरियल। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो रेसिड्यू ऑफ द गिवन फंक्शन एट z इक्वल टू -2, ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ 1/z+2 तो दो टर्म्स आएंगे जहां पे 1/z+2 आएगा। एक टर्म में कोएफिशिएंट होगा 1/4 फैक्टोरियल, और दूसरे टर्म में कोएफिशिएंट होगा -27/2 फैक्टोरियल। जस्ट इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। कितना आ रहा है? फ्रैक्शन में बताइए कितना आ रहा है? माइनस एलसीएम में तो 53/4. ओके, 323/24। Yes. Okay. So this is the residue. तो इस तरीके से हम लॉरेंस सीरीज का यूज करके ये रेसिड्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बताया गया था, मेथड 1 जो है ना, मेथड 1 किसी भी टाइप के सिंगुलर पॉइंट के लिए वैलिड है, किसी भी टाइप का हो, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, रिमूवेबल। बट नॉर्मली जो मेथड 1 है ना, ये एसेंशियल के लिए तो ऑलवेज यूज किया जाता है। अगर एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है तो मेथड 1 ही यूज करना पड़ेगा। एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट के लिए और कोई मेथड नहीं है। एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट एंड रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट, इन दोनों के लिए बोल सकते हैं और कोई मेथड नहीं है। एसेंशियल और रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट के लिए मेथड 1 यूज करना ही पड़ेगा। बाकी जो भी मेथड हम डिस्कस करेंगे वो सारे नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स के लिए है। ये ध्यान रखिएगा, फॉर एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट and removable singular points, we have to use method 1. एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट और रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट के लिए हमें मेथड 1 यूज करना ही पड़ेगा, और कोई मेथड है नहीं। नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स के लिए और भी मेथड है जो इस वाले मेथड से आसान हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें मेथड 1 ही यूज करना है। एसेंशियल रिमूवेबल के लिए ऑलवेज मेथड 1 यूज करना है। हमने जो दो एग्जांपल डिस्कस किए, दोनों में किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट था? एसेंशियल। तो हमने लॉरेंस, एसेंशियल रिमूवेबल है तो लॉरेंस सीरीज ही यूज करना है और कोई मेथड नहीं है। और जैसे बताया गया, तो किसी ने कमेंट भी जो किया था, अगर इफ z इक्वल टू z0 is a removable singular point, z equal to z0 अगर रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है ठीक है, इन दैट केस रेसिड्यू ऑलवेज कितना आएगा? 0। बस रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट के अबाउट जब आप लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन करते हैं, कोई भी नेगेटिव पावर नहीं आता। तो रेसिड्यू का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ
1/z माइनस z नॉट, और कोई भी नेगेटिव पावर नहीं आता रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट के लिए, तो ये कोएफिशिएंट 0 ही होगा। तो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट के लिए रेसिड्यू ऑलवेज 0 आता है, ठीक है, ऑलवेज 0 आता है। तो एसेंशियल और रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट के लिए ऑलवेज मेथड 1 ही यूज करना है। मेथड 1 आप नॉन एसेंशियल के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट जैसे बताया गया नॉर्मली क्या देखा जाता है, नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट के जो फंक्शंस होते हैं ना, उनका लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करना काफी मुश्किल होता है। जिन फंक्शन में नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट होता है उनके लिए लॉरेंस सीरीज कैलकुलेट करना थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। तो नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट के लिए अलग मेथड यूज करेंगे। ओके, किसी ने पूछा है तो क्या मेथड 1 में अलजेब्रिक टर्म्स नहीं आते हैं? क्यों नहीं आएंगे? ये अलजेब्रिक टर्म नहीं है, ये अलजेब्रिक नॉन अलजेब्रिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये जो z-1 होल क्यूब है ये तो अलजेब्रिक टर्म है ना, ये जो यहाँ पे z⁴ था ये भी तो अलजेब्रिक टर्म है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जो अलजेब्रिक टर्म होगा तो मेथड 1 यूज नहीं करेंगे। मेथड 1 नॉर्मली कब हम यूज करते हैं? एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट के लिए और रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट के लिए, ठीक है। नॉन एसेंशियल के लिए भी मेथड 1 यूज कर सकते हैं, बट नॉन एसेंशियल के लिए और भी ज्यादा आसान मेथड्स होते हैं जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। अलजेब्रिक नॉन अलजेब्रिक के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है। कोई डाउट है इसमें? और नो सर। तो मैं आगे प्रोसीड No, कर रहा sir. हूं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट के लिए ऑल्टरनेटिव मेथड्स क्या हैं। एसेंशियल रिमूवेबल है तो यही मेथड होगा। तो मेथड 2, Your microphone is. मेथड 2 बोला गया है इट इज वैलिड फॉर सिंपल पोल्स और फर्स्ट ऑर्डर पोल्स। जो मेथड 2 है वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है? सिंपल पोल्स के लिए या फर्स्ट ऑर्डर पोल के लिए वैलिड है, ठीक है। इनमें से किसी एक, मतलब इनमें से सिर्फ सिंपल पोल के लिए वैलिड है, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर पोल के लिए भी वैलिड नहीं है। क्या फॉर्मूला है? दिस वन। सिंपल पोल के लिए रेसिड्यू आप इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू z0 क्या है? सिंपल पोल, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो z0 है, z0 सिंपल पोल है। z0 इज ए सिंपल पोल, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या है ये? लिमिट z टेंस टू z0 z माइनस z0 इंटू f ऑफ z। ये फॉर्मूला यूज करके भी आप रेसिड्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज बताया जाए, रेसिड्यू कैलकुलेट करने का जो मेथड 1 बताया गया था, मेथड 1 में बोला गया था लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन में जो ये b1 कोएफिशिएंट होता है, लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन में जो ये b1 कोएफिशिएंट होता है, यही क्या रिप्रेजेंट करता है? रेसिड्यू। सिंपल पोल के लिए जो फॉर्मूला बताया गया है ना, ये फॉर्मूला बेसिकली b1 को ही रिप्रेजेंट करता है। ये b1 कैलकुलेट करने का ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है ये अल्टीमेटली b1 को ही रिप्रेजेंट करता है। ये काफी आसानी से आप समझ सकते हैं ये b1 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये सिंपल पोल है ना, ये अगर सिंपल पोल है तो इस फंक्शन का जो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा? समेशन ओवर n an z माइनस z0 होल टू द पावर n इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अगर ये सिंपल पोल है तो कितने नेगेटिव पावर्स आएंगे? 1. 1, मतलब एक ही आएगा b1 अपॉन z माइनस z0। फर्स्ट ऑर्डर पोल है ना तो नेगेटिव पावर 1 तक ही आएगा हाईएस्ट। तो z इक्वल टू z0 अगर सिंपल पोल है तो z इक्वल टू z0 के अबाउट फंक्शन का जो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन है
आएगा था तो वो ये जो दिखेगा, भंडार भंडारों ठीक करेगा है। तो वो लेना आएगा था। माइक ऑफ कर दो किस। ठीक है। नाउ रेसिड्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला ऊपर लिखा गया है, ये अगर आप यूज करते हो, लिमिट z टेंड्स टू z0, z माइनस z0 f ऑफ z, ये फॉर्मूला बताया गया। नाउ f ऑफ z के बदले आप ये लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन रिप्लेस कर दो। f ऑफ z के बदले ये एक्सपेंशन आप रिप्लेस कर दो। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। लिमिट z टेंड्स टू z0 an, पहला टर्म आएगा z माइनस z0 होल टू द पावर n प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दिया z प्लस 1 z माइनस z0 को, प्लस सेकंड टर्म आएगा b1। जस्ट हमने स्टेप में क्या किया है, ये जो f ऑफ z है, ये जो f ऑफ z है, इसके बदले ये रिप्लेस कर दिया, f ऑफ z के बदले ये रिप्लेस कर दिया। तो z माइनस z0 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा z माइनस z0 टू द पावर n प्लस 1, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो z माइनस z0 कैंसिल करके b1 आ जाएगा। अब बताइए, अगर आप z के बदले z0 रिप्लेस करते हो तो ये फर्स्ट पार्ट कितना बन जाएगा? 0 0 बनेगा ना। तो ये लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू क्या आ गया? b1। और b1 ही क्या रिप्रेजेंट करता है? रेसिड्यू, जो मेथड 1 में बताया गया था। तो ये जो मेथड 2 बताया जा रहा है ना, ये b1 कैलकुलेट करने का ऑल्टरनेटिव मेथड है। जस्ट ये जो फॉर्मूलेज लिखे गए हैं, ये फॉर्मूलेज अल्टीमेटली b1 को ही रिप्रेजेंट करेंगे, और b1 क्या है? रेसिड्यू। जनरली क्या होता है, चाहिए लॉरेंस सीरीज कैलकुलेट करना कभी कभी काफी मुश्किल होता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तब भी b1 ही आएगा जो रेसिड्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पॉइंट क्लियर एवरीवन? ये फॉर्मूले से रेसिड्यू कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? ठीक है। तो जितने भी हम ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलेस पढ़ेंगे ना, ये सारे ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलेस अल्टीमेटली b1 को ही रिप्रेजेंट करता है। और भी 2-3 मेथड हम पढ़ेंगे, जितने भी फॉर्मूलेस बताए जाएंगे वो फॉर्मूलेस अल्टीमेटली b1 को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरा कैलकुलेशन करके देखा गया है। नाउ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ये मेथड बताया गया किसके लिए वैलिड है? सिंपल पोल्स के लिए। सिंपल पोल के लिए और एक मेथड भी होता है, मेथड 3 अभी डिस्कस किया जाएगा। सिंपल पोल के लिए 2 मेथड्स होते हैं, मेथड 2 एंड मेथड 3। ये समझना जरूरी है, जो मेथड 2 का भी यूज करते हैं और मेथड 3 का भी यूज करते हैं। मेथड 3 अभी डिस्कस करेंगे। मेथड 2 का भी यूज करेंगे। देखिए, नॉर्मली जो फंक्शन होता है वो डिवीजन के फॉर्म में होता है। f ऑफ z क्या फॉर्मेट है? फाई ऑफ z अपॉन g ऑफ z, इस फॉर्मेट में होता है। तो मेथड 2 का भी यूज करते हैं। g of z is given in the factorized form. जो डिनोमिनेटर में g of z है, वो जब फैक्टराइज्ड फॉर्म में गिवन होता है तब हम ये मेथड 2 यूज करते हैं। सिंपल पोल तो होना ही चाहिए, और जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में होता है तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। आपको यह लग सकता है फैक्टराइज्ड फॉर्म में ना हो तो क्या यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर सिंपल पोल है तो आप ये फॉर्मूला ऑलवेज यूज कर सकते हैं, लेकिन g ऑफ z अगर फैक्टराइज्ड फॉर्म में होता है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आसान होता है। g ऑफ z अगर फैक्टराइज्ड फॉर्म में ना हो ना, तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो g ऑफ z अगर फैक्टराइज्ड फॉर्म में गिवन है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आसान होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अदरवाइज अगर फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं भी गिवन है तब भी आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, बट उसमें कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
हमें कैलकुलेशन आसान बनाना है, सीधी सी बात है। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं? जब डिनोमिनेटर g ऑफ z फैक्टराइज्ड फॉर्म में होता है। फैक्टराइज्ड फॉर्म में एग्जांपल, जैसे गिवन है z स्क्वायर अपॉन z प्लस 1 z प्लस 2। अब देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है z प्लस 1 z प्लस 2, दो फैक्टर्स हैं और ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में अलग अलग दिख रहे हैं आपको फैक्टर्स, इसको हम बोल रहे हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म। दो फैक्टर्स होंगे और दोनों फैक्टर्स अलग अलग दिख रहे हैं, देखिए z प्लस 1 z प्लस 2। इस टाइप के फंक्शन के लिए अगर आपको रेसिड्यू कैलकुलेट करना है तो हम ये मेथड 2 यूज करते हैं। मतलब इसमें कैलकुलेशन आसान होता है इस टाइप के फंक्शन के लिए। अगर फैक्टराइज्ड फॉर्म में ना हो तब भी यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा। समझ में एवरीवन? ठीक है, तो क्या एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। पहले बताइए इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट क्या क्या है? 1 and -3. 1 minus 3. और किस टाइप का सिंगुलरिटी है? z इक्वल टू 1। z इक्वल टू 1 किस टाइप का सिंगुलरिटी है? Essential. Of order 2. ऑर्डर 2. ऑर्डर 1। Order 1. मैंने पहले बोला था कोई फैक्टर अगर ऊपर नीचे कॉमन है उसको पहले कैंसिल करना जरूरी है। हाँ सर। Yes, sir. तो ऊपर अगर आप z कॉमन लेते हो तो z स्क्वायर माइनस 1, z Yes, स्क्वायर sir. माइनस 1 का मतलब z प्लस 1 z माइनस 1। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर अगर कॉमन जाता है उसको पहले कैंसिल कीजिए, फिर नेचर ऑफ सिंगुलरिटी पता कीजिए। तो ये ऊपर होगा z प्लस 1, z माइनस 1 कैंसिल करेगा ऊपर नीचे, और नीचे आएगा z माइनस 1 z प्लस 3। तो बी केयरफुल अबाउट दिस। z इक्वल टू 1 सिंपल पोल है, नॉट सेकेंड ऑर्डर। एक फैक्टर कैंसिल करेगा, इसके अंदर z माइनस 1 आएगा, यहाँ पे जो z माइनस 1 है वो कैंसिल करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो सिंगुलर पॉइंट्स हैं, एक z इक्वल टू 1 और दूसरा z इक्वल टू -3, और दोनों ही सिंपल पोल्स हैं। अलजेब्राइक फंक्शन है तो पावर देख के हम पोल का ऑर्डर बता सकते हैं। तो z इक्वल टू 1 एंड -3 आर सिंपल पोल्स। इसमें मेथड 2 यूज कर सकते हैं, जो भी डिस्कस किया गया। और मेथड 2 यूज करना आसान भी क्यों होगा? मेथड 2 में कैलकुलेशन आसान कब होता है? जब डिनोमिनेटर फैक्टराइज्ड फॉर्म में हो। यहाँ पे का डिनोमिनेटर का फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। Yes, देखिए दो फैक्टर अलग अलग दिख रहे हैं, तो मेथड 2 यूज करना आसान होगा कैलकुलेशन। तो मैं एक कैलकुलेशन कर देता हूं, रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला क्या था? लिमिट z टेंस टू z0 इस केस में 1 है, तो z टेंस टू 1, z माइनस z0 इंटू f ऑफ z। z0 इस केस में 1 है। तो z माइनस 1 ये फैक्टर कैंसिल कर जाएगा ना। z के बदले 1 रिप्लेस कीजिए, 1/2. कितना रहा? 1/2। 1/2. तो रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू 1 इज 1/2। सिमिलरली आप z इक्वल टू -3 पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। z इक्वल टू -3 भी सिंपल पोल है। डू द कैलकुलेशन।
1/2 6 3/2 आएगा मुझे लगता है। Minus 3/2. Yes, sir. -3/2. -3/2 राइट, -3/2। Yes, sir. z इक्वल टू -3 पे आएगा -3/2। तो इस तरीके से आप सिंपल पोल्स के लिए मेथड 2 यूज करके रेसिड्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और मेथड 2 यूज करना आसान कब होगा? जब डिनोमिनेटर फैक्टराइज्ड फॉर्म में गिवन हो। एवरीवन गेटिंग द आंसर? Yes, sir. Yes, sir. मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। मेथड 3, जो मेथड 3 है ये भी सिंपल पोल या फर्स्ट ऑर्डर पोल के लिए वैलिड है। इट इज वैलिड फॉर सिंपल पोल्स और फर्स्ट ऑर्डर पोल्स। अब मेथड 3 देखिए जो लिखा गया है यहाँ पे z इक्वल टू z नॉट सिंपल पोल या फर्स्ट ऑर्डर पोल है, इसके लिए ये फॉर्मूला है। आपको लग सकता है मेथड 2 तो ऑलरेडी बताया गया, तो मेथड 3 अलग से बताने का क्या जरूरत है? जैसे बताया गया था मेथड 2 में कैलकुलेशन आसान कब होगा? जब डिनोमिनेटर फैक्टराइज्ड फॉर्म में होता है। डिनोमिनेटर अगर फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है तो मेथड 2 का कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उसी के लिए मेथड 3 है। रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू z नॉट इज phi अपॉन g डैश एट z इक्वल टू z नॉट। मतलब जो फंक्शन है वो डिवीजन के फॉर्मेट में है। f ऑफ z इज इक्वल टू phi z अपॉन g ऑफ z। नॉर्मल जो फंक्शन है वो इसी फॉर्मेट में रहता है। इस फॉर्मेट में फंक्शन गिवन है, ठीक है। एंड z इक्वल टू z नॉट क्या है? सिंपल पोल। इज ए सिंपल पोल ऑफ द फंक्शन, ठीक है। ना ये मेथड 3 अप्लाई करने के पहले कुछ चीजें ना एक बार चेक कर लेना जरूरी है। एक तो है ये जो सिंपल पोल लिखा गया है, तो एट z इक्वल टू z नॉट डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना होगा? एनीवन? 0. 0। डिनोमिनेटर 0 तो होगा ही ना, तभी हम सिंगुलर पॉइंट बोल रहे हैं। एंड z इक्वल टू z नॉट पे जो न्यूमरेटर है उसका वैल्यू नॉन जीरो आना चाहिए, तभी ये मेथड अब अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। z इक्वल टू z नॉट सिंपल पोल तो है, और उस सिंपल पोल पे जो डिनोमिनेटर है g उसका वैल्यू 0 तो आएगा ही, जो न्यूमरेटर है उसका वैल्यू नॉन जीरो आना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ये न्यूमरेटर 0 चला आया तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। डिनोमिनेटर 0 आना चाहिए, न्यूमरेटर नॉन जीरो आना चाहिए z नॉट पे। z नॉट क्या है? सिंपल पोल। एंड ये फॉर्मूला नॉर्मली हम कब यूज करते हैं? व्हेन g ऑफ z इज नॉट गिवन इन फैक्टराइज्ड फॉर्म। g ऑफ z जो है ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, तब ये मेथड यूज करना सही होता है। मतलब इस मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आसान होगा। तो मेथड 2 कब यूज करते हैं? जब g ऑफ z फैक्टराइज्ड फॉर्म में होता है। मेथड 3 कब यूज करते हैं? जब g ऑफ z फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं होता। एग्जाम्पल, सपोज फंक्शन ऐसा कुछ है z अपॉन z टू द पावर 4 प्लस 1। अब मुझे बताइए ये जो डिनोमिनेटर है g ऑफ z, इसके अंदर कितने फैक्टर्स आने चाहिए? 4। 4, sir. z टू द पावर 4 है ना, तो 4 फैक्टर्स आने चाहिए। बट ये क्या फैक्टराइज्ड फॉर्म में है? No, sir. No, sir. मतलब आपको 4 फैक्टर अलग अलग तो नहीं दिख रहे हैं। इट इज नॉट इन फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो
तो इस टाइप के फंक्शन के लिए जब आपको रेसिड्यू कैलकुलेट करना है तो मेथड 3 यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सिंपल पोल होना चाहिए। सिंपल पोल है और फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है तो आप मेथड 3 यूज कीजिए। तो आप ऐसे ही आप ध्यान रख सकते हैं, मेथड 2 और मेथड 3 दोनों ही किसके लिए है? सिंपल पोल्स के लिए। मेथड 2 यूज करना कब आसान है? मेथड 2 यूज करना आसान है जब डिनोमिनेटर फैक्टराइज्ड फॉर्म में होता है। जो डिनोमिनेटर है g ऑफ z, ये जब फैक्टराइज्ड फॉर्म में होता है तो मेथड 2 यूज करना ज्यादा आसान है। और डिनोमिनेटर अगर फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है तो मेथड 3 यूज कीजिए, मेथड 3 में कैलकुलेशन आसान होगा। ठीक है, अदरवाइज आप मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं। सिंपल पोल है तो मेथड 2 और मेथड 3 कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। हम सिर्फ देख रहे हैं किस मेथड में कैलकुलेशन आसान होगा। अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज्ड फॉर्म में है तो मेथड 2, डिनोमिनेटर फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है तो मेथड 3। क्लियर है पॉइंट? सर ये जो आपने कंडीशन लिखवाई कि Yes, sir. उसमें फाई जेड नॉट पर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, हाँ। तो ये मेथड 2 में भी सर ऐसा ही है? नहीं, मेथड 2 में ऐसा कोई कंडीशन नहीं। मेथड 2 में ऐसा कोई कंडीशन नहीं। ये कंडीशन मेथड 3 में सेटिस्फाई होना चाहिए। मेथड 2 में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता। मतलब सर मेथड 2 में पाए 0 होने से भी चलेगा? बिल्कुल 5 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मेथड 2 जो है, मेथड 2 में फाई आपका 0 हो, नॉन जीरो हो, कुछ भी हो, ये मेथड एप्लीकेबल है। मेथड 3 में फाई नॉन जीरो आना चाहिए, तभी ये मेथड एप्लीकेबल है। सर ये जो फॉर्मूला है तो नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड किया है। कौन सा फॉर्मूला? ये जो जी डैश जेड है, नंबर ऑफ जीरोस को कंसीडरेशन में लेके बनाया है ना, ये वाला पार्ट ना, जी ऑफ जेड। यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ये फंक्शन है, इसका सिंगुलर पॉइंट एंड देन सिंगुलर पॉइंट पे रेसिड्यू। इसमें अलजेब्राइक है या नॉन अलजेब्राइक है? अलजेब्रिक। अलजेब्राइक। तो जो भी सिंगुलर पॉइंट आएगा वो किस नेचर का होगा? बताइए। अब रिवीजन ही है जो लास्ट 2 क्लासेस में पढ़े हैं। नॉन एसेंशियल। इसके अंदर सिर्फ अलजेब्राइक फंक्शन है। फंक्शन के अंदर जब सिर्फ अलजेब्राइक टर्म्स होते हैं तो नॉन एसेंशियल ही तो होता है। यस सर। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसमें जो भी आएगा वो नॉन एसेंशियल ही आएगा। नाउ सिंगुलर पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जी ऑफ जेड को 0 रिप्लेस करते हैं, डिनोमिनेटर जहां पे 0 होगा। ये आएगा z टू द पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो z टू द पावर 6 इक्वल टू -1, और -1 को क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में? पहले डिस्कस किया था ऐसे। e to the power iota n plus 1 e की पावर आयोटा 2n प्लस 1। बिल्कुल सही, e टू द पावर आयोटा 2n प्लस 1 पाई, ऑयलर्स फॉर्मूला। यस सर। तो यहां से z आप लिख सकते हो 6 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 1/6 e टू द पावर आयोटा 2n प्लस 1 इंटू π/6। These are the singular points of the function। यहाँ पे n के पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे? 0 0 बताइए 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा? 5 z टू द पावर 6 है ना, 5 तक जाएगा। प्लस माइनस 1 नहीं होगा, 5 तक जाएगा। z टू द पावर 6 का मतलब 6 रूट्स आने चाहिए ना, तो 6 रूट्स आते हैं तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 to 5, 0 1 2 3 4 5 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। 6 रूट्स ही तो आने चाहिए z टू द पावर 6 से।
ठीक है, अब बताइए, ये अलजेब्राइक फंक्शन है तो पावर देख के हम पोल का ऑर्डर बता सकते हैं। ये जो सिंगुलर पॉइंट आया है ये z⁻6 + 1 इसी फैक्टर से आया है ना। पावर कितना है इसका? 1। ये सारे किस टाइप के सिंगुलर पॉइंट्स होंगे? सिंपल पोल। सिंपल पोल। अलजेब्राइक के लिए तो हम पावर देख के बता सकते हैं, तो z⁻6 + 1 से ये पोल्स आ रहे हैं, तो ऑल दीज आर सिंपल पोल्स। देयर आर 6 सिंपल पोल्स। यहां तक कैलकुलेशन क्लियर है एवरीवन? ठीक है, नाउ यहां पे आप मुझे बताइए, ये जो g ऑफ z है ये फैक्टरिस्ट फॉर्म में है क्या? नो सर। फैक्टरिस्ट फॉर्म में तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो z⁻6 है, z⁻6 मतलब कितने फैक्टर्स आने चाहिए? 6 फैक्टर्स। z⁻6 + 1 का मतलब इसके अंदर 6 फैक्टर आने चाहिए। आपको क्या 6 फैक्टर्स अलग अलग दिख रहे हैं आपको? नो सर। नहीं दिख रहा है, तो g ऑफ z यहाँ पे फैक्टरिस्ट फॉर्म में नहीं है। इसके अंदर 6 फैक्टर्स तो है, बट 6 फैक्टर अलग अलग आपको नहीं दिख रहे हैं। तो इसमें कौन सा मेथड यूज करना ज्यादा आसान है? थर्ड। तो g ऑफ z नॉट इन फैक्टराइज्ड फॉर्म। इसके अलावा और कुछ चेक करना क्या जरूरी है? एनीवन? फाई ऑफ z नॉन जीरो होना चाहिए। बिल्कुल, फाई का वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। तो फाई एट z इक्वल टू जो सिंगुलर पॉइंट आपने कैलकुलेट किए हैं, तो फाई का वैल्यू इन पे अगर आप कैलकुलेट करो, ये जीरो है या नॉन जीरो है? जेड स्क्वायर है ना, तो जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा? e⁻i 2n + 1 π/3 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो π/3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बताइए, n का वैल्यू इसको आप लिख सकते हो ऑयलर्स फॉर्मूला यूज करके, cos 2n + 1 π/3 प्लस आयोटा sin 2n + 1 π/3। n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। कोई भी एक वैल्यू रिप्लेस करके देखिए। n = 0 रिप्लेस कर दीजिए। n = 0 रिप्लेस करने पे क्या ये 0 आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है? नॉन जीरो सर। नॉन जीरो सर। तो मेथड 3 अप्लाई कर सकते हैं? जी सर। यस यस सर। सर। फाई नॉन जीरो आ रहा है। तो एक तो g ऑफ z फैक्टरिस्ट फॉर्म में नहीं है, दूसरा जो फाई है वो सिंगुलर पॉइंट पे नॉन जीरो आ रहा है। तो मेथड 3 अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। 1 सेकेंड। तो मेथड 3 यूज करके हम रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे। मेथड 3 का पता है फायदा क्या है? अब बताइए, ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन में कितने सिंगुलर पॉइंट्स आए? 5 टोटल कितने सिंगुलर? 6 वैल्यू 0 to 5, 6 सिंगुलर पॉइंट। मेथड 3 का फायदा ये होता है, यहाँ पे आपको 6 सिंगुलर पॉइंट्स के लिए अलग अलग कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ता। जो मेथड 2 है ना, मेथड 2 में जितने सिंगुलर पॉइंट्स हैं उनके लिए अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मेथड 3 में फायदा यह है, जब आपको अलग अलग सिंगुलर पॉइंट के लिए अलग अलग कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, आप एक जनरल कैलकुलेशन। यह है मेथड 3 क्या था? फाई जेड जो न्यूमरेटर है वो सेम रहेगा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा। हाँ सर। कितना होगा डिनोमिनेटर डेरिवेटिव? 5 यहाँ पे देखिए, हमने जो 6 सिंगुलर पॉइंट्स हैं उनका वैल्यू अलग अलग नहीं लिख रहे हैं, जस्ट n के फॉर्म में रख के कैलकुलेशन कर रहे हैं। मेथड 3 का ये भी एक फायदा है। मेथड 3 में अलग अलग पॉइंट्स पे रेसिड्यू कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ता। एक जनरल कैलकुलेशन कीजिए, बाद में n के बदले 0, 1, 2, 3 रिप्लेस कर दीजिए। यह आ जाएगा 1/6 z3। यस सर। ठीक है, और z के बदले अगर आप ये रिप्लेस करते हैं तो कितना आएगा? 1/6 z3, 1/z3। तो यह आ जाएगा
e टू दी पावर माइनस आयोटा, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्यूब है तो पाई बाई 6 पाई बाई 2 बन जाएगा। 6 pi by 2. Yes, sir. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, नाउ इस पे जस्ट आपको क्या करना है, n के वैल्यूज रिप्लेस करने हैं। तो रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन, जो 6 सिंगुलर पॉइंट्स हैं, जस्ट n के वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए। n इक्वल टू 0, 0 रिप्लेस करेंगे तो आएगा 1/6 e टू दी पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2। n इक्वल टू 1 रिप्लेस करेंगे 1/6 e टू दी पावर माइनस आयोटा 3 पाई बाई 2। रेसिड्यू का एक ही रिजल्ट आया, उसमें जस्ट आप n का वैल्यू रिप्लेस कर रहे हो। n इक्वल टू 5 तक था, 5 रिप्लेस करेंगे तो 11 पाई बाई 2। अब ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना एवरीवन, ऑयलर्स फॉर्मूला यूज करके। कितना आएगा ऑयलर्स फॉर्मूला यूज करके, बता दीजिए। फर्स्ट वन कितना आएगा, जस्ट अप्लाई ऑयलर्स फॉर्मूला, माइनस आयोटा बाई 6। सेकंड वन प्लस आयोटा बाई 6। बिल्कुल सही, ऐसे ही चेक करते रहिए। लास्ट वन कितना आएगा, आई थिंक प्लस आयोटा बाई 6 आएगा। ऐसा प्लस माइनस आएगा, मतलब माइनस आयोटा पाई बाई 6 प्लस आयोटा पाई बाई 6 फिर माइनस फिर प्लस, लास्ट वन आएगा प्लस आयोटा बाई 6, आयोटा 6 नॉट पाई, आयोटा बाई 6। These are the residue of the function at 6 singular points. आपने जनरल कैलकुलेशन कर लिया मेथड 3 यूज करके, फिर n का वैल्यू आपने रिप्लेस किया, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। किस स्टेप में किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। नो डाउट सर। ठीक है, तो सिंपल पोल के लिए हमने 2 मेथड्स पढ़े। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगर सिंपल पोल ना हो के सेकेंड ऑर्डर पोल, थर्ड ऑर्डर पोल होता है तो कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। ओके, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। मेथड 4, मेथड 4 किसके लिए वैलिड है, इट इज वैलिड फॉर nth ऑर्डर पोल्स। ठीक है, वैलिड फॉर nth ऑर्डर पोल्स। n मतलब ये सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर सबके लिए वैलिड है। अगर यहाँ पे n इक्वल टू 1 आप रिप्लेस करते हो ना, ये जो मेथड बताया, जो फॉर्मूला बताया जाएगा, इसमें अगर आप n इक्वल टू 1 रिप्लेस करते हैं, n इक्वल टू 1 का मतलब किस टाइप का पोल, सिंपल पोल। n इक्वल टू 1 अगर आप रिप्लेस करें एग्जैक्टली मेथड 1 में जो फॉर्मूला, मेथड 2 में जो फॉर्मूला बताया जाता वही आ जाएगा। तो ऐसे भी सोच सकते हैं जो मेथड 2 है ना, वो मेथड 4 का एक स्पेशल केस है। मेथड 4 में ये पोल का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, nth ऑर्डर पोल। अगर n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 मतलब सिंपल पोल, तो इसी फॉर्मूले से आप मेथड 2 का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो मेथड 2 मेथड 4 का एक स्पेशल केस है। तो क्या फॉर्मूला है देखिए, तो nth ऑर्डर पोल के लिए रेसिड्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली B1 कोएफिशिएंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और B1 क्या रिप्रेजेंट करता है, रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन। ये जो फॉर्मूला है ये B1 कैलकुलेट करने का ही ऑल्टरनेटिव मेथड है, ये B1 ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल पोल होगा तो ये मेथड 2 में आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं काफी आसानी से, देखिए अगर आप n के बदले 1 रिप्लेस करते हैं, फॉर n इक्वल टू 1, n अगर 1 है तो रेसिड्यू का जो फॉर्मूला है उसमें n के बदले 1 रिप्लेस कीजिए। तो रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू z0, लिमिट z टेंस टू z0, n 1 है तो 1/0 फैक्टोरियल
n माइनस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव। फॉर्मूले में क्या है? n माइनस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पे n 1 है। अब मुझे बताइए n 1 होने का मतलब n माइनस 1 क्या होगा? 0 0। n अगर 1 है तो n माइनस 1 0 होगा। 0th ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव है ही नहीं। मतलब फंक्शन इटसेल्फ। फंक्शन बिल्कुल। 0th ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है? फंक्शन इटसेल्फ। तो यहाँ पे डेरिवेटिव लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो जस्ट हम क्या लिखेंगे? z माइनस जेड नॉट होल टू द पावर n, n इस केस में 1 है, इंटू एफ जेड। अब बताइए यही फॉर्मूला क्या मेथड 2 में नहीं बताया गया था? यस सर। तो मेथड 2 मेथड 4 का एक स्पेशल केस है। मेथड 2 में स्पेसिफिकली सिंपल पोल की बात की गई थी। यहाँ पे सिंपल पोल हो, सेकेंड ऑर्डर पोल हो, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। जैसा मैंने बोला, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली ये B1 कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। ये आप लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन जो है वो यूज करके समझ सकते हैं। यहाँ पे z इक्वल टू जेड नॉट किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट है? नॉन एसेंशियल nth ऑर्डर पोल। अगर ये nth ऑर्डर पोल है तो हाईएस्ट नेगेटिव पावर कहां तक आएगा? लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन। पॉजिटिव पावर तो कुछ भी आ जाए, उसको हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है भी नहीं। z माइनस जेड नॉट होल टू द पावर, मैं यहाँ पे ना m यूज कर रहा हूं, ठीक है? अदरवाइज ये m और n जो है वो कंफ्यूज कर लेंगे। m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। सिंस nth ऑर्डर पोल है तो हाईएस्ट नेगेटिव पावर n तक ही आएगा। मतलब B1 बाई z माइनस जेड नॉट प्लस B2 बाई z माइनस जेड नॉट होल स्क्वायर और nth ऑर्डर पोल है तो हाईएस्ट नेगेटिव पावर n तक जाएगा। तो bn अपॉन z माइनस जेड नॉट होल टू द पावर n। तो nth ऑर्डर पोल के लिए जो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन है वो ऐसा दिखेगा, ठीक है? नाउ जस्ट हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है ना रेसिड्यू का, इस फॉर्मूले में f ऑफ z के बदले, ये जो f ऑफ z है, f ऑफ z के बदले ये सीरीज रिप्लेस कर दो। ये f ऑफ z है, f ऑफ z के बदले ये सीरीज रिप्लेस कर दो, ठीक है? यहां तक क्लियर एवरीवन? जी सर। यस। तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। तो रेसिड्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला बताया गया, उस फॉर्मूले में f ऑफ z के बदले लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन रिप्लेस करते हैं। तो लिमिट z टेंड्स टू जेड नॉट 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या था? n माइनस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू z, और डेरिवेटिव किसका? z माइनस जेड नॉट होल टू द पावर n। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं f ऑफ z के बदले लॉरेंस सीरीज, तो फर्स्ट टर्म आएगा an z माइनस an था, ये m था, m कर दीजिए, दिस इज m, am z माइनस जेड नॉट पावर में क्या आएगा? m प्लस n माइनस m प्लस n प्लस बाकी जो टर्म है
उसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करो B1 Z माइनस Z0 होल टू द पावर n माइनस 1, ऐसे ही B2 Z माइनस Z0 होल टू द पावर n माइनस 2, ऐसे ही बताइए लास्ट टर्म क्या आएगा? Bn। तो जस्ट हमने फॉर्मूले में f ऑफ z के बदले जो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन है वो रिप्लेस कर दिया। मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, देखिए ये फॉर्मूला था रेसिड्यू का, यहाँ पे जो f ऑफ z है, f ऑफ z के बदले ये लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन रिप्लेस कर दिया है। तो इस लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन को रिप्लेस करेंगे तो इसके साथ ये z माइनस Z0 टू द पावर n, ये क्या होगा? ये टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाए। ठीक है, अब मुझे बताइए यहां पर अगर आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो लिमिट z टेंस टू Z0 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये तो कांस्टेंट है उसको एज इट इज रखते हैं। फर्स्ट पार्ट समेशन जिसमें था समेशन m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, तो m के ऊपर समेशन है। इस पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर क्या आ जाएगा? यहां पे पावर क्या था? m प्लस n, और कितनी बार डेरिवेटिव कर रहे हैं? n माइनस 1 टाइम्स, n माइनस 1 टाइम्स। तो साथ में कुछ कांस्टेंट्स आएंगे, उस कांस्टेंट को मैंने k लिख दिया, सम कांस्टेंट k इनटू जितनी बार डेरिवेटिव करेंगे उतना ही पावर डिक्रीज नहीं करेगा। हाँ सर। तो कितना हो जाएगा? पहले पावर कितना था? m प्लस n, कितना डिक्रीज करेगा? n माइनस 1। तो जस्ट हमने इसका डेरिवेटिव किया, इसका पावर था m प्लस n, जितनी बार डेरिवेटिव करेंगे उतना पावर डिक्रीज करेगा। तो पावर था m प्लस n, डिक्रीज करेगा n माइनस 1, तो m प्लस n माइनस n माइनस 1। और जब डेरिवेटिव करते हैं साथ में कुछ कांस्टेंट आता है, इसको एज k लिख दिया। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, नाउ ये B1 B2 वाला पार्ट क्या होगा बताइए। यहां पर B1 इंटू Z माइनस Z0 टू द पावर n माइनस 1 है, पावर है n माइनस 1, और कितनी बार डेरिवेटिव कर रहे हैं? n माइनस 1, तो पावर कितना बन जाएगा? 0। मतलब ऐसे आप सोच सकते हैं z क्यूब का अगर आप 3 बार डेरिवेटिव करते हैं तो z टू द पावर 0 ही तो बन जाता है। तो क्या आएगा? B1। और जब आप n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे ये कांस्टेंट साथ में आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये जो क्वांटिटी है इसका n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव कीजिए, ये आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, प्लस बाकी जो टर्म्स हैं उनका डेरिवेटिव क्या होगा? एनीवन? 0, बिकॉज यहाँ पे n माइनस 2 पावर है और n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव किया। अगर आप z क्यूब का 4 बार डेरिवेटिव करते हो तो क्या आएगा? 0। तो z के पावर में 3 है और आपने 4 बार डेरिवेटिव किया, 0। तो देखिए यहाँ पे पावर में n माइनस 2 है और आपने डेरिवेटिव किया n माइनस 1 टाइम्स, 0 ही तो आएगा। तो बाकी सारे टर्म्स क्या आएंगे? 0। तो अब बताइए डेरिवेटिव करने के बाद ये आ गया। नाउ अगर आप z टेंस टू Z0 रिप्लेस करो, ये फर्स्ट पार्ट क्या बन जाएगा? z टेंस टू Z0 0। जब ये लिमिट रिप्लेस करेंगे तो z टेंस टू Z0 पे 0 बनेगा। सिर्फ कौन सा पार्ट सरवाइव करेगा? B1 वाला सेकेंड पार्ट जो है। तो लिमिट z टेंस टू Z0, बाहर था Z0 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल
और b1 के साथ देखिए क्या है, b1 इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल कैंसिल कर जाएगा और अल्टीमेटली लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया, B1 b1 जो रेसिड्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो जितने भी फॉर्मूलेज यहाँ पे बताए जा रहे हैं, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, ये सारे अल्टीमेटली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, b1 को ही रिप्रेजेंट करते हैं। आप लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन का यूज करके काफी आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है कैलकुलेशन? जी सर। तो नेक्स्ट हम इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन क्लास एंड करेंगे उसके बाद। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। पहले बताइए इस फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट क्या क्या है? 1 and -3. 1 and -3 किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट है? Non-essential. नॉनसेंस 1 क्या होगा? Second order. सेकंड ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर पोल। और z इक्वल टू -3 सिंपल Simple. सिंपल पोल। तो सेकेंड ऑर्डर पोल के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? Fourth method. फोर्थ मेथड। और सिंपल पोल के लिए सेकंड Second method. सेकेंड मेथड। तो ऐसा भी हो सकता है जो एक ही क्वेश्चन में आपको दो अलग अलग मेथड यूज करने पड़े। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर पोल है तो मेथड 4, सिंपल पोल है तो मेथड 2। मेथड 2 क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। अब डिनोमिनेटर चेक करके देखो, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, इसलिए हम मेथड 2 यूज कर रहे हैं सिंपल पोल के लिए। तो मैं यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर पोल वाला पार्ट बता रहा हूं। तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1, फॉर्मूला क्या था? लिमिट z टेंड्स टू z0 1 / n-1 फैक्टोरियल। n इस केस में क्या है? 2। सेकेंड ऑर्डर पोल है तो n के बदले 2 इंटू n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव। तो n का वैल्यू 2 है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। n 2 है तो n-1 1 होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अंदर क्या होता है? z - z1 z0, तो z - 1 टू द पावर n इंटू f ऑफ z। ठीक है, तो z - z0 होल टू द पावर n इंटू f ऑफ z। जो फॉर्मूला अभी मेथड 4 में बताया गया वही है। यहाँ पे देखिए z - 1 होल स्क्वायर, z - 1 होल स्क्वायर, ये कैंसिल कर जाएगा। कैंसिल करने के बाद सॉरी z टेंड्स टू z0, z0 कितना है? 1, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक, तो लिमिट z टेंड्स टू 1, ये बेसिकली होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ z क्यूब बाई z प्लस 3। तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे फिर z के बदले 1 रिप्लेस कर देंगे। तो लिमिट z टेंड्स टू 1, डेरिवेटिव करने के लिए जो u बाई v रूल होता है वो यूज कीजिए। तो नीचे आएगा z प्लस 3 होल स्क्वायर, ऊपर देखिए z क्यूब का डेरिवेटिव 3z स्क्वायर, z प्लस 3 एज इट इज, माइनस z क्यूब एज इट इज, z प्लस 3 का डेरिवेटिव 1। 11/16 कितना रहा? 11/16। हाँ ओके, तो रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू 1 इज 11/16।
ये मैंने सिर्फ सेकेंड ऑर्डर पोल के लिए कैलकुलेशन किया, सेम आप सिंपल पोल के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जो सिंपल पोल है इसके लिए अलग कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे मैंने सेकेंड ऑर्डर पोल के लिए जस्ट कैलकुलेशन किया है। इस स्टेप में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने ग्रुप में सिंगुलर पॉइंट का जो असाइनमेंट है वो शेयर किया है, इसका क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। उसमें सिंगुलर पॉइंट का नेचर डिसाइड करना और रेसिड्यू कैलकुलेट करना, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ, बताइए। तब के पहले जो स्लाइड्स थे वो दिखा देने को। क्या मेथड पहले टू का के पहले का स्लाइड्स, कौन सा स्लाइड एग्जैक्टली? मेथड 2 के पहले। हेलो बताइए। सर, वो मैंने पिछली क्लास में पूछा था कि साइन एन पाई का मान 0 होता है। अब मैं ये रिलेट नहीं कर पाया हूँ कि एन पाई स्क्वायर का मान नॉट इक्वल टू 0 कैसे होगा। पाई स्क्वायर का वैल्यू और पाई का वैल्यू सेम होता है? नहीं, सेम नहीं होता, पर रिलेट नहीं कर पाया हूँ कि पाई स्क्वायर के लिए नॉट इक्वल टू 0 कैसे होगा। अब मुझे बताइए, साइन एन पाई का मतलब वो एंगल पाई का मल्टीपल होना चाहिए ना? हाँ सर। पाई स्क्वायर क्या पाई का मल्टीपल है? नो सर। इंटीजर मल्टीपल है, तो 0 कैसे बनेगा? अच्छा, बस उसको हम ये कंडीशन लेके चलेंगे, एन पाई को छोड़ के सब अदर नॉन 0 है। जब पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है तब 0 होता है। पाई स्क्वायर जब आप लिखेंगे, ऐसे आप लिख लो, देखो जस्ट 1 सेकंड, इसका वैसे समझ लो। साइन एन पाई 0 होता है, इसमें एन इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन? इंटीजर सर। इंटीजर। तो पाई का जब इंटीजर मल्टीपल होगा तब इसका वैल्यू कितना आता है? 0। अगर साइन एन पाई स्क्वायर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए साइन एन पाई इंटू पाई, ऐसे लिख सकते हैं इसको? लिख सकते हैं सर। इसमें बताइए एन पाई ये इंटीजर है या फ्रैक्शन है? मतलब इंटीजर है, नॉन इंटीजर है? इंटीजर। कैसे? पाई तो 3.14 होता है ना? हाँ सर, पाई को पाई सम इंक्लूड करेंगे तो नॉन इंटीजर हो जाएगा। तो बताइए, नॉन इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई क्या 0 होगा? नो सर। इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए ना, तभी 0 होगा। थैंक यू सर। सर ये कॉम्प्लेक्स कितना और बच गया सर? अभी 3-4 लेक्चर लगेंगे। ओके सर। सर जेड इक्वल टू -3 पे इसकी वैल्यू कितनी -27/16 आ रही है क्या, ये लास्ट वाले क्वेश्चन की? चेक करना पड़ेगा। जेड इक्वल टू -3 तो -27 आएगा और नीचे आएगा -16। हाँ, -27/16। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। सर मेथड थर्ड वाली एक बार स्लाइड दिखा दो सर। इससे नेक्स्ट सर। कौन सा? इससे नेक्स्ट वाली। ओके सर, थैंक यू। सर एक बार फर्स्ट स्लाइड दिखाना सर, सेकंड लेक्चर की। ये सेकंड लेक्चर का फर्स्ट स्लाइड। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।